जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे पूर्व के वीडियो में एविडेंस एक्ट का अध्याय 10 और धारा 147 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब गतांग से आगे का चर्चा करेंगे। वीडियो पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तो मिल जाए। साथ में हमने सीआरपीसी और टीपीए से संबंधित तथा उत्तर प्रदेश लोक कला से संबंधित भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, उसको भी आप लोग देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्याय 10 के एविडेंस एक्ट में और 147 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। देखिए पूरी की प्रक्रिया जो भी है धारा अध्याय 10 और अध्याय 11 ये सब न्यायालय के विवेकाधीन ही चल रहा है। न्यायालय पूरी के पूरे सिस्टम को गवर्न करता है और यही बात अध्याय 10 में दिया गया है। अब हम उसके गतांग से आगे का चर्चा कर रहे हैं। धारा 148 कह रहा है कि कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेसेस कंपेल्ड टू आंसर। मतलब ये न्यायालय डिसाइड करेगा कि कब जो है क्वेश्चन को कंपेल किया जाए, मतलब आंसर देने के लिए कंपेल किया जाए किसी विटनेसेस को, या कब उसको छूट दे दिया जाए। और यदि न्यायालय को लगता है कि नहीं उसको विवश नहीं किया जा सकता है ऐसे किसी क्वेश्चन के बारे में जो कि इररिलेवेंट है, तो वो विटनेसेस को इस बात को सूचना दे सकता है, यानी कि आगाह कर सकता है कि भाई तुम इसके लिए मजबूर नहीं हो कि तुम जवाब दो। अब उन कंपेल भी किया जा सकता है, तो वो किन कंडीशनों में उसको एग्जाम्प्ट करेगा यानी छूट देगा या कंपेल कराया जाएगा, उसके लिए इसमें कम से कम 4 पॉइंट दिए गए हैं धारा 148 में। उसको न्यायालय ध्यान में रखेगा। पहले तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा प्रश्न किया जा रहा है जो इतना उचित है कि न्यायालय के राय में उसकी जो विश्वसनीयता है उस साक्षी के उस पर गंभीर प्रभाव डालेगी, मतलब ये सीरियसली इफेक्ट करेगा, तो उस क्वेश्चन को अलाउ कर देगा पूछने के लिए। दूसरा ये कह रहा है कि अगर जो कोई ऐसा प्रश्न है जो अनुचित है, अब अनुचित इसलिए है कि साक्षी की जो विश्वसनीयता है, मतलब उसमें एक प्रकार से समझिए कि मैटर सो रिमोट इन टाइम, मतलब इतनी दूरस्थ है, मतलब उस फैक्ट से इतना दूर का वो मामला है कि इसका कोई लेना देना नहीं, एक प्रकार से उल जुलूल कह लीजिए। तो और इसमें या तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं उसके किसी विश्वसनीयता पे, या इतना कम प्रभाव पड़ेगा कि उसका कोई मायने नहीं रखता है, तो इसलिए वो प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देगा। तीसरा कह रहा है कि ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि साक्षी के सील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अनुपात हो, मतलब ग्रेट डिस्प्रोपोर्शंस हो, मतलब इतना अंतर हो कि कोई दूर दूर तक उसका कोई लेना देना न हो, तो इस वजह से भी वो अनुचित हो जाएगा, प्रश्न नहीं पूछने के लिए, मतलब न्यायालय मना कर देगा कि भाई इसके लिए आंसर तुम देने के लिए बाध्य नहीं हो। और चौथा कह रहा है कि न्यायालय यदि वह ठीक समझे साक्षी के उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो प्रतिकूल होता, मतलब जो कुछ भी यदि वो मना कर रहा है तो इतना अनुमान तो प्रिज्यूम्पशन न्यायालय कर ही लेगा कि अगर जो उत्तर देता तो उसका आंसर यस में होता और उसके प्रतिकूल होता, इसलिए वो आंसर नहीं दे रहा है। ये धारा 148 हो गया। अब हम लोग धारा 149 में देख लेते हैं। तो 149 में यही कह रहा है कि क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, मतलब कि जो भी प्रतिपक्षी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उस साक्षी से बिना आधार के, कोई ग्राउंड के, रीजनेबल ग्राउंड के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब इसका जो विश्वसनीयता पे जो आक्षेप करने वाला क्वेश्चन होगा, लांछन लगाने वाला, वो बिना आधार के उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी गरिमा होती है। साक्षी के रूप में किसी व्यक्ति को न्यायालय में आ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि उससे कोई भी उटपटांग क्वेश्चन पूछा जाए। हर व्यक्ति का एक क्या बोलते हैं कैरेक्टर होता है, हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे धारा 149 से लेकर के धारा 153 तक की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें यही कहा गया है कि उससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और कब पूछा जाएगा, कब न्यायालय द्वारा उसको प्रतिषेध कर देगा और कब जो है प्रतिषेध कर सकेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सीधे सीधे प्रोहिबिट कर देगा न्यायालय, मैंडेटरी है, सेल की शब्द की प्रयोग किया गया है। वो धारा आपका जो है 152 में दिया गया है, उसमें सीधे सीधे कह रहा है कि द कोर्ट शैल प्रोहिबिट एनी क्वेश्चन विच appears to it to be intended to insult or annoy or which though proper it in itself appears to the court immediately
ऑफेंसिव इन फॉर्म, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि उस व्यक्ति को मतलब अपमानित करने के पर्पज से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सीधे सीधे वो मना कर देगा, न्यायालय कहेगा नहीं आप नहीं पूछ सकते हैं। ये धारा 152 में दिया गया है। 151 में भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछने की बात आती है जो उसको कलंकात्मक टाइप का है, तो उसको भी न्यायालय के को कह रहा है कि विवेकाधीन है, में शब्द का प्रयोग किया है कि उसको चाहे तो मना कर सकता है, उसको लगता है कि अगर जो रिलेवेंट नहीं है तो मना कर सकता है। लेकिन जहां 152 की बात है सीधे सीधे कह रहा है कि उसको सेल प्रोहिबिट की बात कहा गया, यानी कि कोर्ट जो है एकदम मना कर देगा, कहे नहीं आप पूछ नहीं सकते हैं विटनेस से ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन। यदि आपका इंटेंशन अपमानित करने का है तो आप नहीं पूछ सकते। हाँ, उसके विश्वसनीयता पे से संबंधित कोई आक्षेप करने का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछा जा सकता है, न कि किसी साक्षी को न्यायालय में आ जाने का मतलब कि उसको अपमानित किया जाए। अब 149 की बात वही है। 150 में करें कि अगर जो आयुक्त के आधार पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो न्यायालय फिर वो जो बैरिस्टर है या वकील है, प्लीडर है, अटर्नी है, जो भी हो जिसके अधीनस्थ है, या हाईकोर्ट को इस बात का सूचना दे दिया जाएगा कि लिखित रूप में कि ऐसे व्यक्ति जो है इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं न्यायालय में, यानी कि न्यायालय जिस कोर्ट में उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इस तरीके का आयुक्त क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी 150 में न्यायालय कर सकती है, और वो जिनके अधीनस्थ हैं उनके यहाँ वो क्वेश्चन लेटर भेज सकती है लिखित रूप में, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हों, या उच्च न्यायालय में ये भेज सकती है। अब आते हैं हम लोग धारा 153 को धारा 146 से ध्यान में रख करके इसको पूछा जा सकता है। तो 146 का 3 जब हम लोग देखते हैं उसमें ये कह रहा है कि सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर को का खंडन करने के लिए साक्ष्य का प्रयोजन, मतलब कि अगर जो कोई साक्षी है और उसकी सत्यवादिता पर आक्षेप करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसने अपने क्वेश्चन को एक बार खंडन कर दिया है और सिर्फ उस क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है, तात्पर्य यही कि उसके सत्यवादिता पर ही केवल आक्षेप किया जाए, तो यदि वो आंसर एक बार दे देता है तो फिर उसके खंडन के लिए फिर कोई उसका जो है साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये कह रहा है कि अगर जो कोई ऐसा पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित कोई मामला है या कोई जैसे कोई उसको क्वेश्चन सुझाया गया है, उत्तर जो है सुझाया गया क्वेश्चन पूछ के लीडिंग क्वेश्चन टाइप का, और उसका वो खंडन करता है तो उसका फिर आंसर दिया जा सकता है, जैसे इसके अपवाद 1 और 2 में दिए गए हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि धारा 153 की जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के प्रवृत्ति रखता है, मतलब ये केवल क्वेश्चन वहीं तक सुसंगत है, रिलेवेंट है जहां तक कि उसके सील को केवल क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाना है, तो एक बार वो जवाब दे देता है तो उसका फिर खंडन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद 2 है। इसमें अपवाद 1 में कह रहा है कि यदि कोई पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो डिनाई कर रहा है तो पूर्व दोष सिद्धि का जजमेंट का प्रति दिखाया जा सकता है और उसके खंडन किया जा सकता है। या दूसरा कोई क्वेश्चन का जो उत्तर के रूप में सुझाया गया है या क्वेश्चन के रूप में पाने के लिए सुझाया गया, उसका अगर जो खंडन करता है यानी कि लीडिंग क्वेश्चन से संबंधित, तो उसमें भी उसका खंडन किया जा सकता है। ये धारा 153 है। अब 154 एक आता है जिसको हॉस्टाइल विटनेस के रूप में हम लोग जानते हैं, हालांकि इसमें कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन होता क्या है कि जो पक्षकार इसमें जो बातें कही गई हैं उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हॉस्टाइल विटनेस को जो है धारा 154 में बताया गया है। कारण क्या है कि इसमें यह कह रहा है कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं, मतलब जो राइट विपक्षी को है प्रतिपरीक्षा में क्वेश्चन करने का, वही अनुमति न्यायालय उसको दे देगा। तो ये कब आता है ऐसा समस्या? तभी आएगा जब वो विटनेसेस जो है हॉस्टाइल हो जाए, यानी कि वो जो बात जो व्यक्ति लाया उसको साक्ष्य देने के लिए वो कुछ अलग बात कहने लगे, तो उस स्थिति में उसी का क्रॉस एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो न्यायालय की इजाजत से पूछा जाएगा और ये डीम टू माना जाएगा, हॉस्टाइल है। उपधारा 2 कह रहा है कि इस धारा की कोई बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी, मतलब कोई ऐसा हक है उसका, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो हॉस्टाइल हो जाने से फिर उसके सारे राइट्स समाप्त हो जाते हैं, उसके सारे राइट्स बने रहेंगे जो एक विटनेसेस के बनते हैं। अब 155 को देख लिया जाए, करें कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। अब विश्वसनीयता पे अधिक्षेप जो है, अभी हम लोगों ने पिछले धारा 146 में हम लोग पढ़ा, 148 में पढ़ा, या धारा 152 151 में हम लोगों ने पढ़ा,
तो यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पे उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा सकता है एक अलग साक्ष्य ला करके, मतलब उसके लिए मनाही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पूछने और उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि अलग किसी साक्ष्य को ला करके ये साबित किया जा सकता है, या उसके साक्ष्य को किसी दूसरे साक्ष्य को ला करके कंट्राडिक्ट करा करके ये साबित किया जा सकता है कि व्यक्ति झूठा बोल रहा है और ये बात सही नहीं है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 3 तरह की बातें कह रहा है कि किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकता है। मतलब जो धारा 154 की बात क्या है हम लोग हॉस्टाइल विटनेस का, या तो वह व्यक्ति या तो जो है 155 में प्रतिपक्षी, दोनों को अलाउ कर रहा है धारा 155 में। वो क्या कर सकते हैं, उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे विश्वसनीयता का पात्र समझते हैं। मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को खड़ा करके इस बात से साबित कराया जाएगा वो व्यक्ति झूठा है। दूसरा कार्य कि यह साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है, या उसने रिश्वत की प्रस्थापना प्रगृहित कर ली है, या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। मतलब इस तरीके का भी साक्ष्य कहीं से भी ला करके दिया जा सकता है। तीसरा कार्य कि उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका उसका खंडन किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करने के द्वारा। मतलब कोई ऐसा कोई इनकंसिस्टेंट करने वाला कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध है तो वो साक्ष्य भी दे करके उसके बातों को कंट्राडिक्ट किया जा सकता है कि भाई ये साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, इस पर अधिक्षेप करने का ये धारा 155 है। अब आते हैं हम लोग स्पष्टीकरण में। तो स्पष्टीकरण में कह रहा है कि कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अयोग्य घोषित करता है अपने से ही की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताए किंतु प्रति परीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने किसी हॉस्टाइल विटनेस को लाया है, अगर उसने चीफ में वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है लेकिन वो हॉस्टाइल हो गया है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सब बातों को भी वो पूछ सकता है। अब धारा 156 को देख लीजिए, कह रहा है कि सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। यानी कि जो रिलेवेंट फैक्ट है उसको जितना भी जिस फैक्ट से कॉरोबरेट किया जा सकता है उन सारे साक्ष्यों को ला करके न्यायालय में प्रस्तुत करके उसको जो है साबित किया जा सकता है। ये बात धारा 156 कह रहा है। और 157 ये कह रहा है कि कोई पश्चातवर्तीय साक्ष्य की संपुष्टि, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई धारा 32 में या 33 में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मर गया है, मिल नहीं सकता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है लेकिन वो बच जाता है, मतलब वो डाइन डिक्लेरेशन के रूप में तो किया था लेकिन अब चूंकि वो बच गया तब उसको किस धारा में आकर वो जो है साक्ष्य देगा। तो यही धारा 157 है। इसमें अपने उस जो स्टेटमेंट है उसको कॉरोबरेट करेगा कि हमने जो बातें कही थी और ये ऐसी बातें हैं, और उसके बाद उसका इसी प्रकार से परीक्षा भी किया जा सकता है। धारा 158 में कह रहा है कि 32 से 33 यानी कि जो डाइन डिक्लेरेशन टाइप के कोई बातें हैं तो उसको या तो कंट्राडिक्ट करे या कोई उसको कॉरोबरेट करे, इस तरीके का भी साक्ष्य दिया जा सकता है और उसका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। धारा 158 में ये बात कहा गया है। और धारा 159 में स्मृति ताजी करने की बात कही गई है। तो ये कह रहा है कि या तो जिसने खुद लिखा हो या उसके सामने कोई चीज लिखी गई हो और वो न्यायालय में फिर आता है उस चीज के बारे में कोई बात करने, तो फिर उसको जो है अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या 161 का जो बयान वगैरह है जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा जो लिखा जाता है, या FIR जिसने लिखा है हेड कांस्टेबल द्वारा या थानेदार द्वारा, तो वो आके न्यायालय में अपने उस चीज को देखते हैं कि हमने उस समय क्या लिखा था। और ये ऐसा करते हैं तो इसकी प्रतिलिपि जो है विपक्षी को भी दिया जाएगा ताकि वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और ये कह रहा है धारा 160 में कि धारा 159 में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य, मतलब जो भी 159 की बात कह रहा है कि उसमें चाहे तो उसके दस्तावेज को दिखाए बिना या देखे बिना वो व्यक्ति अपने आप को समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें ठीक ठीक वर्णित किया गया है, उसका वो विटनेस के रूप में साक्ष्य दे सकता है। और धारा 161 में कह रहा है कि जो अंतिम जो दो धाराएं हैं, धारा 159 160 में जो जिस तरीके की एविडेंस दी गई है किसी साक्षी द्वारा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा और प्रतिपरीक्षा करने का उसी प्रकार से अधिकार होगा जिस प्रकार से अन्य साक्षियों का किया जाता है। तो उसी तरीके से इनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब 162 में कह रहा है दस्तावेजों का पेश किया जाना। इसमें ये कह रहा है कि चाहे किसी भी रूप में न्यायालय ने अगर जो कोई आदेश का जारी कर दिया है किसी व्यक्ति को कि भाई दस्तावेज आप पेश करिए, तो उसके मतलब किसी प्रकार का आक्षेप उस पर नहीं किया जाएगा कि ये विधिमान्य है कि नहीं है, और उसकी विधिमान्यता न्यायालय तय करेगी। पहले तो उसको पेश करना होगा,
यही बात धारा 162 में कहा गया है कि न्यायालय के सामने उसको पेश करना ही होगा और ये न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो विधिमान्य है कि नहीं, ये पेश कर सकता है कि नहीं पेश कर सकता है। और धारा 163 में कह रहा है और उसी में कह रहा है 162 में भी कि यदि कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट है तो उसका अनुवाद भी कराया जाएगा। और धारा 163 में कह रहा है कि जो दस्तावेज मंगाया गया है अगर जो उसका परीक्षण हो चुका है न्यायालय द्वारा तो उसको चाहे तो साक्ष्य के रूप में आबद्ध भी कर सकता है और उस विषय पर फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। पुनः 164 में ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति से सूचना दी गई है और उसके बावजूद भी उसने उस डॉक्यूमेंट को नहीं पेश किया है तो फिर बिना न्यायालय की इजाजत के या जो विपक्षी पार्टी है उसके बिना अनुमति के वो फिर न्यायालय में उस डॉक्यूमेंट को नहीं प्रस्तुत कर सकता है। तो इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती हैं। अब एक जो इनहेरेंट पावर के रूप में धारा 165 में दिया गया है, इसमें न्यायालय को कहा गया है कि वो किसी भी प्रकार का किसी भी सुसंगत विसंगत किसी भी साक्षी से किसी भी व्यक्ति से जो न्यायालय में उपस्थित है वो पूछ सकता है न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और उसको चाहे उसको उत्तर फंसाता हो चाहे उसको नहीं फंसाता हो चाहे वो कंपेल करने की स्थिति में हो वो देने के लिए बाध्य है। मतलब सुसंगत विसंगत किसी भी प्रकार का जजमेंट के पहले ट्रायल के समय न्यायालय उस व्यक्ति से साक्षी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इनहेरेंट पावर है। लेकिन इसमें प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कर रहा है, परंतु निर्णय को उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं सम्यक रूप से साबित किए गए हों आधारित होना होगा। यानी कि जो भी निर्णय सुनाएगा वो न्यायालय द्वारा वो साबित हुए सुसंगत तथ्यों पर ही आधारित होगा। भले क्वेश्चन पूछता है वो अलग बात है। दूसरा ये कह रहा है कि न्यायालय अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके दिमाग में धारा 148 और 149 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा अयुक्तियुक्त क्वेश्चन पूछ ले या बिना आधार के कोई क्वेश्चन पूछा जाए। जो धारा 148 में हम लोग पढ़े हैं कि उसको न्यायालय में ध्यान में रखेगा कि कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कि जो बहुत रिलेवेंसी से दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है या संबंध है भी तो इतना गैप है कि कोई मतलब नहीं रखता है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर जो है तो भी वो ध्यान में रखा जाएगा न्यायालय द्वारा। और यदि कोई प्रिविलेज टाइप का क्वेश्चन है धारा 121 से लेकर के 131 तक में जिसकी उस व्यक्ति को प्रिविलेज है बताने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब ये कुल मिला के न्यायालय को असीमित पावर देता है लेकिन प्रोविजो के साथ देता है। और धारा 166 में कह रहे कि जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति। तो यहाँ भी एक प्रकार से यह है कि जूरी द्वारा या असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसर साक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से इजाजत से कर सकेंगे जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो और जिन्हें वो उचित समझे। तो चूंकि ये धारा 166 अभी इस समय कोई रिलेवेंट नहीं रह गया है, उस समय थे लोग जूरी और असेसर, अब चूंकि सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का मामला रह गया है। तो इस प्रकार से धारा 148 से 166 तक हम लोगों ने देखा कि कैसे न्यायालय की प्रक्रिया होती है। उसके पहले वाले वीडियो में भी हमने धारा 135 से लेकर के 147 तक का वर्णन कर दिया है। कुल मिलाकर अध्याय 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल की दृष्टि से। अगर इसको दिमाग में रख करके एज ए एडवोकेट के रूप में आप न्यायालय में नहीं जाते हैं तो आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं और न्यायालय के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो इन सब धाराओं का आप एकदम डीपली तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, परीक्षा में भी काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।